दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे चीन के उस जनसंख्या नीति पर जो हाल फिलहाल में चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। आखिर चीन जो है अपनी घटती हुई जनसंख्या से क्यों चिंतित है और उसके लिए वह तरह तरह के कानून ला रहा है। ये क्यों इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई चीन के साथ, इन्हीं मुद्दों पर आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, चीन की जो जनसंख्या है टोटल इस समय 1,41,00,00,000 है। चीन में जो टोटल 31 प्रांत हैं और स्वयं शासित क्षेत्र, जितने उसके स्वयं शासित क्षेत्र और 31 प्रांत हैं, उन सबको मिला दिया जाए तो वर्तमान में चीन की जनसंख्या जो है 1,41,00,00,000 के पार है। अब जो है चीन की इतनी जनसंख्या क्यों थी और इसके पीछे क्या कारण था। चीन जो अपने यहाँ जो है बड़े ही रिस्ट्रिक्ट तरीके से उसने अपने जनसंख्या को कंट्रोल किया था और वहाँ पर एक नीति लाया था चीन कि हम अपनी जनसंख्या को कठोरतम तरीके से नियंत्रित करेंगे। और उसने एक बच्चे की नीति लेकर के आया था कि यदि कोई व्यक्ति जो है एक बच्चे से ज़्यादा बच्चा पैदा करता है तो उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसका परिणाम हुआ कि चीन जो अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या थी उसको बड़े ही आसानी से और बड़े ही कम समय में उसको नियंत्रित करने में सफल हो गया। लेकिन 2015 के बाद चीन जब अपनी इस नीति को रिवाइज किया तो उसको लगा कि हमारी जो जनसंख्या है वह तेज गति से क्या हो रही है कि कम हो रही है। यानी बच्चों की जनसंख्या तेज गति से कम हो रही है और बूढ़ों की आबादी जो है हमारी जनसंख्या में धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसके कारण जो है हमारे इकोनॉमिक पे बोझ पड़ रहा है। यानी बूढ़ी होती जनसंख्या को हमको कंपनसेशन देना पड़ रहा है और वर्क फोर्स वाली जनसंख्या जो हमारी कम हो रही है, जिससे कि उसका जीडीपी में योगदान धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसलिए उसने 2015 के अंत में अपने इस नीति को रिवाइज किया और उसने 2 बच्चे की नीति को लागू किया कि यदि कोई व्यक्ति एक बच्चे के अतिरिक्त 2 बच्चा भी पैदा करता है तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस नीति के बाद चीन को यह अनुमान था कि जो हम ये नीति लेकर के आए हैं, इस नीति के तहत हमारे यहाँ हर साल लगभग 30 लाख बच्चे जो हैं पैदा होंगे और इस तरह से जब 2020 तक जो ये बच्चों के पैदा होने की रेशियो होगी वह 2050 तक हमारे यहाँ लगभग 3 करोड़ वर्क फोर्स तैयार हो जाएगा। लेकिन जब 2020 में इस नीति को रिवाइज किया चाइना ने तो देखा कि उतना जो है संतोषजनक परिणाम हमको नहीं मिला जितना कि हम चाह रहे थे। यानी 2 बच्चों की नीति लागू करने के बाद भी वहाँ के लोगों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई, यानी उतनी तेजी से उस अपनी जनसंख्या को नहीं बढ़ाया जिस तेजी से चाइना की सरकार जो है अपेक्षा की थी। यानी वहाँ की जनसंख्या जो है 0.53% के रेशियो से ही बढ़ पाई। तब जाकर के चीन जो है अपनी बूढ़ी होती हुई जनसंख्या को लेकर के पुनः चिंतित हुआ और वर्तमान में उसने एक नीति लाया कि आप जो हैं 2 बच्चे से ज़्यादा यानी अब 3 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। और चाइना जो है इस नीति को लागू ही नहीं किया है, इसके लिए चीन जो है अपने नागरिकों को तरह तरह के योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित भी कर रहा है, जिससे कि लोग प्रोत्साहित होकर के और अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, जिससे कि चीन की आबादी जो है अपेक्षा अनुसार बढ़ सके। चीन को इस बात का भी डर है कि जिस तेजी से हमारी इकोनॉमिक बढ़ रही है और उस तेजी से हमारे यहाँ जनसंख्या नहीं बढ़ी तो हमारी जो बूढ़ी जनसंख्या है वह उस वर्क फोर्स को सरवाइव नहीं कर पाएगी और हमारे सारे संसाधन इन बूढ़ी जनसंख्या को संरक्षित करने में लग जाएगा। हम नया जो है वर्क जनरेट नहीं कर पाएंगे। ये चीन की जो है मजबूरी है या कहिए कि उसको आने वाले भविष्य को देख करके डर है। अब हम आते हैं भारत पे। इसी के कॉन्टेक्स्ट में भारत में एक तरफ विश्व के जो अधिकांश देश हैं अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण चिंतित हैं और उसमें हमारा भारत भी है। भारत के प्रधानमंत्री 2019 में जब चुनाव जीत करके आए तो उन्होंने लाल किला से 15 अगस्त को एक वाक्य बोला कि हम अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या से चिंतित हैं और इसको जो है हमें
समय रहते हुए इस पर वर्क करने की जरूरत है। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं ये मंशा जाहिर किया था कि हमें जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसको कैसे नियंत्रित करना है, क्योंकि जिस तेज गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है हमारे वर्क फोर्स पर भार आएगा और इसको हमें भविष्य में कंट्रोल करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं भारत के कुछ ऐतिहासिक पहलुओं पे। जब हम 2001 की जनगणना किए तो हमारे यहाँ जो 2001 की जनगणना हुई उस जनगणना में हमारी जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 20% के ऊपर थी। लेकिन जब 2011 की जनगणना हुई तो उसमें जो हमारी जनसंख्या वृद्धि थी 17.64 के औसत से जनसंख्या हमारी बढ़ी, यानी लगभग 4% के आसपास उन 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि में हमारे यहाँ गिरावट हुआ। और 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ की जो जनसंख्या थी वो 1 अरब 21 करोड़ थी। अब जो भारतीय विशेषज्ञों ने या विदेशी विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि जिस गति से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से भारत जो है 2027 के आसपास चाइना को जनसंख्या में पीछे छोड़ देगा और भारत विश्व में नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। अब इस स्थिति को लेकर के भारत जो है तमाम तरह के परिवार नियोजन कार्यक्रम भी चला रहा है, लेकिन अभी जो है हमारे यहाँ भी बड़े पैमाने पर यह बात उठ रही है कि हमको भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। लेकिन हम यह भी एक सच्चाई है कि यदि कुछ प्रांतों को देखा जाए, चाहे वो सिक्किम हो, दिल्ली हो या कर्नाटका हो, केरला हो, लक्षद्वीप हो, ये जैसे प्रांत है यहाँ आज भी राष्ट्रीय औसत से जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह कम है। अभी हाल ही में आप यह भी देखे होंगे कि लक्षद्वीप जो विवादित मुद्दा, जो मैंने पिछले वीडियो में भी इस पे बात किया था कि वह जो है जनसंख्या के औसत वृद्धि दर से कम चल रहा है, लेकिन वहाँ के प्रशासक ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का एक नया रूप दिया कि यदि कोई व्यक्ति पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है तो उसको 2 बच्चों की नीति का पालन करना पड़ेगा। यह नियम कोई ऐसा नहीं है कि लक्षद्वीप में लाया गया है, इससे पहले कई राज्य जो है लागू कर भी चुके हैं। अब हम लोगों को इस पे विचार करना है कि देखिए अभी हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर है यानी पर साल 2.1 के आसपास के औसत से वृद्धि कर रही है, और यह वृद्धि दर जो है कोई ऐसा नहीं है कि यह हमारी वृद्धि दर एक विस्फोटक तरीके से वृद्धि हो रही है। तो जब हमारी ये वृद्धि सामान्य तरीके से हो रही है तो हमें बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जनसंख्या को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होने की ज़रूरत है कि हमें कठोरतम कार्रवाई ही इसको करनी चाहिए। यदि हम सही तरीके से परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को लाएं, बड़े पैमाने पर लोगों को शिक्षित करें, अवेयर करें और जनसंख्या कानून के नियमों को लोगों के बीच में ले जाकर के समझाएं, अनेक योजनाओं को लाएं, तो हमें नहीं लगता है कि चाइना जैसे किसी कठोर कानून को लाने की जरूरत है। यदि भारत सरकार इस तरह का कोई कठोरतम कानून लाती है तो उसको सबसे पहले चाइना या अन्य देशों के इतिहास से सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि यदि भारत की सरकार इस तरह का कानून लाएगी तो भविष्य में यानी 30-40 साल बाद भारत को भी उसी तरह की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है जिस तरह की समस्या से आज चाइना और जापान जैसे देश जो हैं जूझ रहे हैं। तो इसलिए इमोशनल होकर के भारतीय सरकार को ऐसा कोई कानून नहीं लाना चाहिए जिससे कि भविष्य में जो है हमें नुकसान उठाना पड़े। इसका परिणाम हम एक और भी देख सकते हैं कि 2016 में भारतीय सरकार ने यानी भारत की गवर्नमेंट ने बड़े पैमाने पर भारत में नोटबंदी किया, और नोटबंदी का उद्देश्य उन्होंने ये दिखाया कि नोटबंदी से हम ब्लैक मनी को एकाएक मार्केट से क्या कर लेंगे कि सोख लेंगे, यानी ब्लैक मनी पर हम अंकुश लगा लेंगे। ब्लैक मनी पर तो अंकुश नहीं लगा। ब्लैक मनी जो है जिस उम्मीद से हम नोटबंदी लाए थे वह तो हमारा उम्मीद सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसका दुष्परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं, और हो सकता है कि उसका जो परिणाम है 10 साल और भी हम लोगों को भुगतना पड़े। यानी हमारी जो बड़े पैमाने पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है वो कहीं ना कहीं नोटबंदी की है। आज हम जो मंदी के कगार पर हैं, यानी लगभग 40 सालों से कम समय में यानी 40 साल तक
जो हमारी इकोनॉमिक तेजी से बढ़ रही थी वो 40 साल के मिनिमम स्तर पर आज हम जो है आ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोरोना तो है। अब यदि कोई कहे कि ये कोरोना से हो रहा है, कोरोना हमारे यहाँ ही नहीं है, कोरोना अन्य देशों में भी है, लेकिन उन देशों की हालत वह नहीं हुई है जो वर्तमान में भारत की हाल हो चुकी है। आज जो है बेरोजगारी हमारे यहाँ चरम पर है, इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति जो है बड़े पैमाने पर होती चली जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि नोटबंदी का परिणाम है, जो आज हम 5 साल बाद इस चीज़ को भी फेस कर रहे हैं और आने वाले हो सकता है कि 5 साल और भी इस चीज़ को फेस करें। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप इमोशनल तरीके से आकर के कोई ऐसा बड़ा डिसीजन इस तरह का एक झटके में न लें जिससे कि भविष्य में हमारे लिए दुष्कर हो या उसका परिणाम जो है हमारे लिए अच्छा ना हो, यानी वो हमारे लिए परिणाम उसका बुरा हो। तो जो भी कदम भारत सरकार उठाए इन सारे पहलुओं को अच्छे से रीड करे और तभी कोई कदम उठाए। तो ये थी हमारी आप लोगों को दी गई जानकारी। यदि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि इस तरह की खबर मैं आप लोगों के बीच लाता रहूं। धन्यवाद।